दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ने मेरठ और दिल्ली के बीच की जो दूरी घटाई, अब उसी कड़ी में रैपिड यानी नमो भारत एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैपिड का कभी भी उद्घाटन कर सकते हैं। रैपिड यानी नमो भारत का सफर आसान नहीं था, लेकिन कहते हैं कि अगर कुछ कर गुजरने की ठान ली जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। 3 कार्यकाल पूरा करने का गौरव हासिल करने वाले पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने रैपिड और मेट्रो के लिए जो कोशिश की वो किसी से छिपी नहीं है। रैपिड के इसी सफर पर हमारे पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल से बेबाक बातचीत, सवाल भी बेबाक थे और उनके जवाब भी बेबाक। देखिए हमारी ये खास बातचीत। हमारे साथ है पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल। किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है वो, क्योंकि उनका व्यक्तित्व, उनका स्वभाव, उनकी पहचान है। उनसे बात करते हैं कि जो उनका 3 टर्म का जो कार्यकाल था, जो पिछले 3 बार वो सांसद रहे हैं, अपने आप में मेरठ के लिए इतिहास भी है। क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, मेरठ के लिए क्या विकास की उन्होंने राहें खोली हैं। तो सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आपसे कि आप 2009 में पहली बार सांसद बने, तो तब आपके लिए सामने क्या क्या समस्याएं थी। देखिए, मुख्य रूप से जो सबसे अधिक विषय मेरे भी ध्यान में आता था और हमारे जो कार्यकर्ता थे या जनता थी वो भी ध्यान में डालती थी। हमारी देश की राजधानी दिल्ली से जो कनेक्टिविटी थी वो बहुत ख़राब थी और बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी, कर्मचारी, व्यापारी दिल्ली आते जाते हैं, तो बहुत तकलीफ से वो दिल्ली पहुंचते थे, दिल्ली से वापस आते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि 4-4, 5-5 घंटे लग जाते थे और एक अनिश्चितता भी रहती थी। सोच करके चल रहा है आदमी कि मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा, 3 घंटे में पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो फंस गया तो उसके काम का नुकसान होता था। जो हमारे कर्मचारी थे वो समय पर दफ्तर नहीं पहुंच पाते थे। ये ऐसी बहुत सारी बातें थी। तो ये ध्यान में आता था कि बाकी सब विषय विकास के हैं, परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो विषय है वो मेरठ की दिल्ली से कनेक्टिविटी का है, चाहे वो रेल की हो और चाहे वो रोड की हो। तो अन्य चीज़ों पर भी कोशिश हुई, परंतु मैंने एक प्रकार से इन 2 विषयों के ऊपर खास तौर से अपना ध्यान केंद्रित किया। और मुझे ध्यान है कि यूपीए 2 की सरकार थी, यद्यपि उन कोशिशों का बहुत प्रभावशाली परिणाम निकल करके नहीं आया, लेकिन कोशिशें बराबर हमने की। यानी लगभग 80 सवाल मैंने संसद के अंदर केवल मेरठ दिल्ली की कनेक्टिविटी को लेकर के डाले। और आप ज़रूर जानते होंगे इस बात को कि 80 सवाल यदि आए हैं विभिन्न मंत्रियों के सामने, तो कम से कम उसके 5 गुना सवाल डाले जाते हैं, क्योंकि वो लॉटरी से उनका सवालों का चयन होता है। तो यानी कोशिश की। और उसके अलावा भी देखिए, 1985 में ये एनसीआर बना था ये, और उसके बनाने का उद्देश्य यही था कि जो दिल्ली लोग आते हैं या दिल्ली से जाते हैं 100 किलोमीटर के दायरे में, उनको सुविधा हो, वो रास्तों में न फंसें। और होता क्या था कि रास्ते में लगने वाली देरी के कारण से बड़ी संख्या में लोग वहाँ भी आवाज़ भी ढूंढते थे दिल्ली में, तो उनको अच्छा आवाज़ तो मिलता नहीं था, लेकिन और महंगा भी होता था वो। फिर इसके बाद भी मजबूरी थी तो वो करते थे, लेकिन साथ ही साथ दिल्ली पर उसका बोझा भी पड़ता था। तो इन सब विषयों को सोच करके कि दिल्ली पर बोझा ना पड़े, लोगों को आने जाने में आसानी हो, एनसीआर का गठन हुआ। 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर एक रैपिड कनेक्टिविटी देने की योजना बनी, वही दोनों विषयों पर, चाहे वो सड़क की हो चाहे रेल की हो। परंतु ये हमने देखा है कि 2009 तक जब मैं संसद में पहुंचा, यानी 24 साल तक, पश्चिम उत्तर प्रदेश को उस दृष्टि से कुछ भी नहीं मिला। हरियाणा में कुछ प्रोजेक्ट हुए होंगे, राजस्थान में कुछ प्रोजेक्ट हुए होंगे, परंतु यहाँ नहीं हुआ। मैं एनसीआरपीबी के दफ्तर में जाता रहता था जब मैं सांसद बना, तो वहाँ नूर मोहम्मद आईएएस ऑफिसर थे हमारे उत्तर प्रदेश कैडर के, ही बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो उनसे बातचीत में एक बात बड़ी कष्टकारी थी जो ध्यान में आई। वो ये कहते थे कि साहब, आपका जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, ये योजनाएं लेने में एकदम पीछे है, बल्कि कभी आता ही नहीं है। हम हरियाणा, राजस्थान, इनके लोगों को लोन देते हैं, सॉफ्ट लोन देते हैं, प्रदेश की सरकार उसकी गारंटी लेती है, परंतु आपकी सरकार गारंटी नहीं लेती, हम लोन ही नहीं दे पाते। और इसी कारण से एनसीआरपीबी के द्वारा, यानी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड, एनसीआरपीबी, उसके द्वारा कोई काम उत्तर प्रदेश में नहीं हो पा रहा है। ये बात भी उन्होंने ध्यान में दिलाई, पर हम जाते रहते थे, मिलते रहते थे। तो कुल मिलाकर के पहले टर्म के अंदर पूरी कोशिशें करने के बाद भी कुछ हमको यश प्राप्त नहीं हुआ।
केंद्र सरकार की प्राथमिकता नहीं थी और प्रदेश सरकार की रुचि नहीं थी। तो ये रहा। फिर 2014 आ गया, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो तब भी विषयों को हमने उठाया, लेकिन उतना अधिक उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सारा मेरठ जानता है इस बात को, सारा मेरठ उसके अंदर एक प्रकार से साझेदार भी हुआ था। 31 दिसंबर 2015 को मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे का शिलान्यास माननीय मोदी जी के द्वारा किया गया। उसका जो है वो पूरा हुआ और 2 साल से उसका हम उपयोग कर रहे हैं। फिर इसके बाद 2019 में उन्होंने रैपिड रेल का शिलान्यास किया, उसके काम का शुभारंभ किया, और रैपिड रेल भी अब पूरी होने के करीब है, यानी पूरी तो हो ही गई है। कोई भी डेट हमको मिल जाएगी माननीय मोदी जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो उस दिन उसका लोकार्पण हो जाएगा। सर एक बात कहूँगा कि कितनी परेशानी सामने आई आपके और कितनी अड़चनों को आपने बड़ी आसानी से सोल्व किया? ये आपने बड़ा रोचक सवाल है ये। देखिए, रैपिड हाईवे का तो मैंने बता दिया। हाईवे के बारे में एक बात और मैं बताऊं, मैं जैसे संसद में उठाता रहता था, एनसीआरपी में भी जाता रहता था, और मैंने आपको बताया कि नूर मोहम्मद साहब क्या कहते थे। तो एक बार वो मुझसे बोले, नूर मोहम्मद साहब, कि आप सर पार्लियामेंट में एक सवाल डालते हो हमसे संबंधित, तो हमारे छोटे से दफ्तर में भूकंप आ जाता है, तो आप हमें थोड़ा सा समय दीजिए और कम से कम 6 महीने का समय दीजिए, कुछ सवाल मत डालिए और हम कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं 6 महीने सवाल नहीं डालूंगा। मैंने 2 सेशन कोई सवाल नहीं डाला, और हो सकता है कि उनकी भी कोशिश हो, उसका परिणाम हो। एक दिन वो जयपाल रेड्डी जी हमारे अर्बन डेवलपमेंट के मंत्री थे, व्हील चेयर पर रहते थे, बहुत योग्य व्यक्ति थे। मैं उनसे मिलता रहता था, तो मुझसे वो मिले लॉबी के अंदर और बोले, मिस्टर अग्रवाल यू शुड बी हैप्पी नाउ, अब तो जो है मेरठ इज इन फोकस। मैंने कहा सर आपके उस बात के लिए आपका धन्यवाद, परंतु मुझको आप हाईवे तो दो, मुझको आप रैपिड रेल तो दो। बोले वो भी करेंगे, वी विल डू दैट आल्सो। तो मतलब मुझे लगता है कि इतना भरी हुआ। हालांकि उसके बाद सितंबर 2013 यानी अंतिम वर्ष था 15वीं लोकसभा का, तो केंद्र सरकार ने एक योजना घोषणा करी कि साहब जो है प्रधानमंत्री जी का कि एक योजना है ये, और 60,000 करोड़ रुपए हमने इसके लिए निकाला है, और कुछ चुनी हुई योजनाओं को इसके अंदर हम क्रियान्वित करेंगे, शामिल करेंगे इसके अंदर। उसमें मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे भी था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो ये कोशिश जहाँ तक आ गई, सफल हो रही है ये। तो मैंने लेकिन देखा कि 4-5 महीने कुछ काम ही नहीं हुआ उसमें। तो शीतकालीन सत्र के अंदर मैंने बाकायदा इस बात का उल्लेख किया और मैंने कहा कि आपने साहब मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे को शामिल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझ सकता हूं कि अगले 5-6 महीने में यानी 2014 के चुनाव से पहले ये हाईवे पूरा तो नहीं हो पाएगा, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जो घोषणा की है ये प्योर चुनावी घोषणा नहीं होगी, उसका कम से कम शिलान्यास हो जाएगा। लेकिन वो शिलान्यास भी उसका नहीं हुआ। यानी पहला जो टर्म वो तो इस प्रकार से बीता, फिर दूसरे टर्म के अंदर मैंने बताया कि 31 दिसंबर को शिलान्यास हो गया और वो पूरा भी हो गया। रेल की जहाँ तक बात है, तो रेल में ये बराबर चर्चा चलती रहती थी, यहाँ कमिश्नर के लेवल पर मीटिंग होती रहती थी अलाइनमेंट को लेकर के। वो कहते थे कभी तो मोदी नगर मुरादनगर से लेकर के आएंगे, कभी कहते थे नहीं मोदी नगर मुरादनगर तो सकरा है, उसको बाईपास करके हम कोई वहाँ से रास्ता निकालेंगे। तो ऐसे ही बराबर मीटिंग करते रहते थे। तो मैंने एक कमिश्नर महोदय से, मैं नाम नहीं बोलूँगा उनका, तो मैंने पूछा, मैंने कहा जो आप हर 3 महीने 4 महीने मीटिंग करते हैं और उसमें अलाइनमेंट के ऊपर चर्चा करके विषय को आगे बढ़ा देते हैं, ये कि आप क्यों कर रहे हैं, आप डिसाइड क्यों नहीं करते आप? तो उन्होंने कहा बड़ा मुस्कुराते, बोले सर जब सरकार के पास पैसा नहीं होता तो हमको इसी प्रकार से करना पड़ता है। यानी रेल के बारे में पहले जो टर्म का ये मेरा एक्सपीरियंस था। ये सर आरटीएस को लेकर के किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? अच्छा, जब मैंने देखा कि मैं बाहर से बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो 2014 में जब नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बन गई और एक विकास का एक मोड भी दिखाई दिया, तेजी से काम हो रहा था, तो मैंने स्वयं को ये जो रैपिड रेल है मेरठ की या कहीं की भी रैपिड रेल हो जो योजना बनी थी, ये आती है नगर विकास मंत्रालय के अंदर। तो मैंने स्वयं को नगर विकास मंत्रालय की जो स्थायी समिति होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसके अंदर मैं उसका सदस्य बना। मैंने रिक्वेस्ट की मुझे उसका बना दीजिए, मैं बन गया। और फिर 2 वर्ष तक मैंने लगातार वहाँ पर इस विषय को उठाया कि हमारी अब कनेक्टिविटी दीजिए आप। तो आपको एक बात मैं और बताऊं कि शुरू के फेज़ के अंदर 3 मेजर उसके अंदर योजनाएं थी। एक दिल्ली से पानीपत की, दूसरी दिल्ली से अलवर की और तीसरी दिल्ली से मेरठ की।
तो अब मुझको मेरी ये भी चिंता थी कि भाई सबसे पहले हमारा नंबर आ जाए, हमारे पहले हो जाए। और बताया नूर मोहम्मद साहब ने ये था कि आप सबसे पीछे रहते हैं। अब ये सबसे पीछे से कैसे सबसे आगे आए, तो एक तो मैंने उसकी बराबर मांग रखी कमेटी के अंदर कि हमारी बहुत ज़रूरत है, हमारे शहर की बड़ी स्थिति ख़राब है, कनेक्टिविटी बहुत ख़राब है। और दूसरे मैंने थोड़ा सा एक जो दुर्गा शंकर मिश्रा जी उस विभाग के सचिव थे, बाद में हमारे वो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव भी रहे हैं, मैंने उनसे भी कहा कि आपका तो मेरे उत्तर प्रदेश से विशेष संबंध है, आप यूपी कैडर के ही हैं, थोड़ा सा हमारी मदद कीजिए और हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो पहले हो जाए। तो उन्होंने बस देखा, कहा कुछ नहीं, हल्का सा मुस्कुराए, उन्होंने सुना। 2 साल बाद उनका मेरे पास फ़ोन आया कि मिस्टर अग्रवाल आपको बधाई, और मेरठ का जो प्रोजेक्ट है वो मंजूर हो गया है, और ये सबसे पहला प्रोजेक्ट हुआ। तो जो आप जो कह रहे हैं कि जो ये कठिनाइयाँ थी, जिनको हमने थोड़ा कोशिश करके, परसू करके, कमेटी में जा करके उनको जो है उनके विषय में चर्चा की, और अंततः ये प्रोजेक्ट मंजूर हुआ। और 8 मार्च जहाँ तक मुझे ध्यान आता है 2019 में गाजियाबाद से माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मेरठ में हरदीप पुरी जी ने, जो हमारे नगर विकास के मंत्री थे, उन्होंने इस कार्यक्रम का, इस प्रोजेक्ट का शुरुआत की। और देखिए इसमें और 1-2 बातें हैं। अब जैसे इसके अंदर हिस्सेदारी केंद्र सरकार की सबसे बड़ी है, प्रदेश सरकार की भी है और दिल्ली सरकार की भी है। तो प्रदेश सरकार तो शुरुआत में 19 के बाद तो हमारी सरकार आ गई थी, तो पूरा सहयोग मिल रहा था। आपने ध्यान दिया होगा कि प्रदेश सरकार के बजट के अंदर हमेशा रैपिड रेल को उसका जो अपेक्षित पैसा है वो अलॉट करते रहे वो, लेकिन केजरीवाल साहब की सरकार पैसा ही नहीं देती थी। वो विषय गया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर विषय गया, और आपको ध्यान होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये कहा हम पर साहब पैसे नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस बात का उल्लेख है, उन्होंने कहा कि आपके पास विज्ञापन पर खर्च करने के लिए 1000 करोड़ रुपए हैं, परंतु रेल को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, और यदि आप पैसे नहीं देंगे तो आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे अवमानना की। तो उसके डर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण से 420 करोड़ रुपए, 425 करोड़ रुपए के करीब आम आदमी पार्टी की सरकार ने दी। माने ऐसी बातें आती रही, लेकिन मोदी जी का अपना जो एक काम करने का तरीका है, वो जो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं उसके लिए आर्थिक व्यवस्था की भी पूरी चिंता करते हैं। और इसलिए कोरोना के बावजूद आपने ध्यान दिया होगा इसके काम पर किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ा, चाहे वो रैपिड रेल का काम हो, ये हो, या हाईवे का काम हो, वो भी काम चल रहा था। तो इसका इस तरीके से काम आगे बढ़ा है। सर मैं देख रहा था, हमने देखा भी है, लगातार आप निरीक्षण करते थे, लगातार आप दिशा निर्देश भी देते थे, तो कितने अधिकारियों पे गाज गिरवाई आपने, थोड़ा सा उसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जो लापरवाहियाँ कर रहे थे उनको लेकर के भी आप काफ़ी नाराज हुए बीच में। नहीं, देखिए गाज गिरवाना अपना काम नहीं है, हमारा काम तो काम करने का है। ये जरूर है, मैं कह नहीं सकता कि उसी कारण से वो हुआ या कैसे हुआ। जब ये हाईवे की बात थी, 31 दिसंबर 2015 को शिलान्यास हुआ, परंतु 8-10 महीने या साल भर कोई काम ही नहीं हुआ। तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में ये बात दिलाई, तो फिर एक अधिकारी का स्थानांतरण वगैरह हुआ, हो सकता है इसी वजह से हुआ हो। लेकिन जो भी है, मैं निरीक्षण या इसलिए करता था, 2 वजह से करता था। एक तो ये है कि मेरठ के सामान्य व्यक्ति की इन दोनों प्रोजेक्ट के साथ आकांक्षाएं जुड़ी हुई थी, तो उनको भी बड़ी रुचि रहती थी इसमें क्या हो रहा है। और मैं दूसरा ये कि मुझे अपडेटेड में रहूं कि भी क्या स्थिति हो रही है, और कहीं पर कोई बाधा आ रही है उसको मैं हल कर सकूं। जैसे हाईवे का बनते समय ये जो फाटक है यहाँ पर लाल कुआं के पास, इस फाटक के कारण से डिजाइनिंग की बड़ी समस्या थी। रेल मंत्रालय और सड़क मंत्रालय दोनों के बीच में तालमेल का विषय था, चीज़ अटक रही थी। तो मुझे अधिकारियों ने कहा कि सारा वैसे तो हम लोग कर ही रहे हैं, परंतु आप भी एक बार रेल मंत्री से बातचीत कर लीजिए। तो पीयूष गोयल जी उन्होंने रेल मंत्री जी थे, मैंने उनसे बातचीत की, उनके अधिकारी बैठे। मेरा ऐसा ख्याल है कि मेरी इस कोशिश के कारण से वो तालमेल का जो काम था, डिजाइनिंग का जो काम था, वो थोड़ा सा एक्सपेडाइट हो गया, तो शायद उसमें और अधिक समय लगता है। वैसे छोटी छोटी चीज़ें थी, जब मैं जानकारी लेता था, स्पॉट पर जाता था, मैं 5 बार मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर गया हूँ, और रैपिड रेल के ऊपर मैं 2 बार 3 बार गया हूँ। तो उसके पीछे यही था कि एक तो मुझे जानकारी मिल जाती थी, दूसरे कोई छोटी मोटी कठिनाई तो उसको दूर हो जाती थी, और अधिकारियों को भी ये लगता था कि हम समय सीमा का पालन करने में तत्परता बरतें। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी की
योजना का ये हिस्सा ही है कि वो सारे के सारे अपने प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग खुद अपने स्तर पर करते हैं, इसलिए टाइमलाइन का पूरा पालन होता है। निश्चित समय के अंदर प्रोजेक्ट पूरे होते हैं, वही शिलान्यास करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, और वही उसका लोकार्पण भी करते हैं। आपके अथक प्रयासों से मेरठ की कनेक्टिविटी तो चारों तरफ से जुड़ गई, बहुत बेहतर हो गई। एक तो सबसे बड़ी बात है कि एयर कनेक्टिविटी वो अभी तक रुकी हुई है, और जो अंदरूनी हालात मेरठ के हैं वो कहीं ना कहीं अभी वहीं की वहीं रुके हुए हैं। उसको लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या आगे आपकी प्लानिंग है? नहीं, देखिए, एयर कनेक्टिविटी की जहाँ तक बात है उसमें कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ हैं। एक तो वही था कि 150 किलोमीटर की सीमा का विषय था, फिर वो जेवर हवाई अड्डा इसलिए बना कि दिल्ली का जो हवाई अड्डा है उसके ऊपर बहुत लोड हो गया था, जो अनुमान था उससे कई गुना अधिक तेज़ी से हवाई यात्रा का विस्तार हुआ, तो अन्यथा 2035 तक कोई नया हवाई अड्डा नहीं बनना था। तो कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, लेकिन आरसीएस के अंदर, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंदर मेरठ है, प्रयास कर रहे हैं। हमारे वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि वो भी कोशिश कर रहे हैं। मैंने भी अपने समय में कोशिश की थी जब मैं सांसद था, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आरसीएस के अंतर्गत हमें कनेक्टिविटी तो मिल जाएगी। जहाँ तक अंदर के विकास की बात है, ये वास्तव में बहुत बड़ा इशू है। ये एक तो देखिए, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मेरी वैसी आदत भी नहीं है, लेकिन ये बीच का जो अभी हमारे महापौर जी हैं हरिकांत आलूवालिया जी, उनसे पहले बीच में जो एक 5 वर्ष का कार्यकाल रहा, वो बड़ा असहयोगी कार्यकाल था। हमारी प्रदेश में सरकार हो गई थी, हमारी केंद्र में सरकार थी, परंतु स्थानीय स्तर के ऊपर हम तालमेल बनाने में असमर्थ रहे, असफल रहे। तो वो समय बड़ा कीमती था, वो यदि हमको मिल गया होता तो शायद कुछ समस्या हम हल कर लेते। अब हमारे ध्यान में सब बातें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि मैं पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। वहाँ से लगातार आप देख रहे हैं कि विभिन्न योजनाओं के लिए पैसे आ भी रहे हैं, तो अंदर का कंजेशन समाप्त हो, कहीं फ्लाईओवर बने जहाँ जहाँ बन सकते हैं, कूड़े का निस्तारण हो, ड्रेनेज ठीक हो, सफाई हो, जो काली नदी का के अंदर है वो ट्रीटमेंट होकर के पानी जाए। ये जो सारे जो शहर से जुड़े हुए विषय हैं, बाईपास बन जाए, रिंग रोड बन जाए, तो मैं समझता हूँ कि सारे के सारे कामों पर हमारा ध्यान है, और अगले 2 साल के अंदर अंदर आपको एक मेरठ की जनता को, आपको एक देखने लायक परिवर्तन ये दिखाई देगा, और मेरठ एक बदलावा शहर बन जाएगा। सर, वजूद तो आपका अब भी सबसे भारी है, क्योंकि लगातार 15 साल आप दिल्ली टच में रहे हैं, लोकसभा में रहे हैं, तो जो भी बड़े नेता हैं वो लगातार आपके टच में है, तो आपका वजूद हल्का तो नहीं है। उसके बावजूद अगर जो समस्या है उनका समाधान कैसे होगा, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपका सबसे टच बना हुआ है और लोगों की आपसे उम्मीदें भी ज़्यादा हैं। नहीं, वजूद की बात नहीं है भाई, मैं सांसद हूँ, पूर्व सांसद हूँ और मेरठ का नागरिक हूँ। बेशक 3 बार मैं संसद में रहा हूँ, तो मेरे परिचय भी सबसे हैं, और मैं उस नाते जो कुछ भी मेरी स्थिति है व्यक्ति के नाते, मैं अपनी जो टीम है जनप्रतिनिधियों की या पदाधिकारियों की, उसका मैं भी हिस्सा हूँ। मैं जहाँ कहीं बात होती है मैं उनका सहयोग करता हूँ, अपने स्तर पर भी बात करता हूँ। मैं चाहे गडकरी से बातचीत करनी हो, चाहे वो हमारे नगर विकास मंत्री महोदय से बात करनी हो, चाहे मुख्यमंत्री से बात करनी हो, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। और निश्चित रूप से मैं जब कह रहा हूँ कि हम 2 वर्ष के अंदर स्थिति बदल देंगे, तो उसके पीछे का आधार यही है, उसके पीछे की ताकत यही है, हम लोग एक टीम के रूप में काम करके, जिसके अंदर हमारे सांसद जी हैं, जिसमें हमारे राज्यसभा सांसद जी हैं, जिसमें हमारे पदाधिकारी हैं, जिसमें हमारे एमएलसीज हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सब मिल करके, हमारे मेयर हैं, सब मिल करके इस काम को हल करेंगे। और मैं पक्का, मुझे विश्वास है कि 2 वर्ष के अंदर अंदर मेरठ एक बदला हुआ शहर ये नज़र आएगा। सर, मेरठ गढ़ रोड जो एक्सप्रेसवे है और मेरठ एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ, 5वें चरण का जो उसका कार्य है वो रुका हुआ है, वो कैसे चालू होगा, कैसे मतलब उसके अंदर रोक आ गई है, उसकी अड़चनें कैसे खत्म होंगी, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब उसमें कुछ ऐसा विषय है कि ये मेरठ जो गढ़ रोड है, इसको टाटास के पास था, टाटास बड़ा नाम है, परंतु शायद ऐसा कुछ ध्यान में आया है, मैंने सुना है कि कुछ जो नीचे के जो टेंडर दिए जाते हैं उन लोगों ने ठीक से काम नहीं किया, और परिणाम ये हो कि टाटा भी उसमें ब्लैकलिस्ट हुआ। और ये स्थिति यहाँ की भी है, कुछ जो 5वें चरण की है। तो मैंने अभी 2-3 महीने पहले मैं माननीय गडकरी से मिला था, उन्होंने बातचीत भी की थी मेरे सामने ही, दोनों अधिकारी, दोनों हाईवेज़ के बारे में, और मैं रिंग रोड का विषय भी लेकर के गया था। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी समस्याएं हैं। उन्होंने तो ये कहा था कि हमने बदल दिया है कॉन्ट्रैक्टर को, परंतु बाद में पता चला कि वो कोर्ट में चले गए। तो इस कारण से चीज़ें कुछ फंसी हुई हैं, लेकिन इस तरफ ध्यान है हमारा। विलम्ब जरूर हो रहा है, परंतु 1-2
हफ्ते में या एक आध महीने में ये विषय हल हो जाएगा। और मैं भी इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि मैं अपने माननीय सांसद जी और उनके माध्यम से भी मैं कहलवाऊंगा, और मैं खुद भी कोशिश करूंगा कि एक बार नितिन जी से मिल करके इसके संबंध में बातचीत करूँ। मेरठ गढ़ जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, इसको लेकर के पिछले काफ़ी समय से ये कार्य रुका हुआ है और काफ़ी कठिनाई लोगों को हो रही है, क्योंकि अब जो मुख्यमंत्री जी की योजना के तहत जो हापुड़ अड्डे से लेके तेजगढ़ चौराहे तक डेवलप हो रहा है, लेकिन उससे आगे का जो इलाका है, आप उसकी बात करें तो बिल्कुल बेजान हुआ पड़ा है। उसको लेकर के सर आप किस तरह की प्लानिंग आगे कर रहे हैं, कैसे उसको सोल्व कराएंगे जो जनता को निजात मिल सके? नहीं, मेरी भूमिका मुख्य रूप से एक सहयोगी के रूप में ही रहेगी। लीड तो हमारे वर्तमान जनप्रतिनिधि ही करेंगे, उन्हीं को ही करना चाहिए, उन्हीं का ये एक चेहरा उन्हीं का रहना चाहिए, तो करेंगे। ध्यान में सारे विषय हैं, और जैसा मैंने कहा कि मैं भी मिलने की का प्रयास करूंगा और उनके सामने विषय रखूंगा, क्योंकि जब मैं पिछली बार जब मैं मिला था तब तो ये हुआ कि भी हमने दूसरे व्यक्ति को टेंडर दे दिया है। अब वर्तमान में क्या होगा तो मैं NHAI के जो चेयरमैन उनसे एक बार बात करूंगा, जो ऐसे पुराने समय के प्रारंभ हुए हुए काम जो इस पाइपलाइन में है, एक प्रकार से जिनसे मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव भी रहा है जब मैं सांसद था उस वक्त, तो मैं देखता हूँ कि वो चीज़ें क्लियर हो जाए। और इसमें कोई शक नहीं है कि गढ़ रोड का जो यहाँ तक का हिस्सा है मेडिकल का और उसके आगे का हिस्सा, उसमें ज़्यादा दिक्कतें हैं, और वहीं से फिर जागृति विहार होते हुए रिंग रोड भी निकलनी है। तो ये जो सारे विषय हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, इनका समग्र रूप से इनकी चिंता हो, इनका समाधान हो, इसकी कोशिश होगी। सर मेरठ का विकास हुआ, सभी चीज़ें अच्छी हो गई, ज़मीनें भी महंगी हो गई, लेकिन मध्यम वर्ग के जो परिवार है उनके लिए समस्या बड़ी उत्पन्न हो गई, क्योंकि ज़मीनें इतनी महंगी हो गई। उनके लिए सस्ते आवास की क्या योजना है, क्या आगे प्लानिंग है कि उन लोगों को सस्ते आवास मिल जाएं और वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें? नहीं, वो तो योजना पहले से ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना नगरीय है, उसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को छत देने की का एक सफल प्रयास हुआ है। करोड़ों आवास बने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भी। मैं सोचता हूँ 50-60 लाख आवास बने हैं। ये योजनाएं तो चल रही हैं, मगर साथ में अवैध कॉलोनियां विकसित हो रही हैं, जिससे मजबूरी हो रही है लोगों को अवैध कॉलोनी में जाना। इस तरह की कॉलोनियां ना डेवलप हों और उन्हीं में लोगों को आवास मिल जाए, इसको लेकर के सर क्या प्लानिंग? समझता हूँ कि प्रशासन भी इस मामले में सेंसिटिव है, संवेदनशील है, कर रहा है। सरकार के तो निर्देश है ही हैं, लेकिन किसी जगह कुछ चीज़ें हो जाती हैं, आप भी जानते हैं कैसे हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं, लेकिन उस तरफ ध्यान है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बराबर ये कहा है कि प्रत्येक शहर के साथ नई जो शहर है वो बसने चाहिए, नई कॉलोनी बसनी चाहिए। तो उसके कारण यही है कि वो सुविधा संपन्न भी हो और अफोर्डेबल हाउसिंग भी उसके अंदर अवेलेबल हो, इसलिए जो हमारे मध्यम वर्ग है या थोड़ा सा गरीब वर्ग है उसको मकान मिल सके। मैं समझता हूँ कि इसका समाधान भी निश्चित रूप से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार करेगी। सर आप नमो भारत ट्रेन के लिए भी आपने बड़े प्रयास करे, वो आ गई, उसका क्या असर अब आने वाले समय में देखने को मिलेगा? नहीं, पूरे मेरठ के अंदर आप देखिए कि पूरा मेरठ उत्साह से झूम रहा है। पहले हाईवे आया, अब जो है रेल आई, यहाँ पर जो है उद्यमियों की आशा का केंद्र बन गया है। किसी समय यहाँ से उद्यमी बाहर जा रहे थे, अब यहाँ पर आ रहे हैं। और बच्चे जो हमारे विवश होकर के बाहर नौकरी के लिए जाया करते थे, अब वो विवश नहीं हैं, उनको यहाँ पर IT पार्क भी है, यहाँ पर सुविधाएं भी हैं, उनको यहाँ पर जॉब भी मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के पूरा का पूरा जो मेरठ है वो एक आर्थिक दृष्टि से उसका एक उन्नयन हुआ है, और प्रगति के जो द्वार हैं वो मेरठ के लिए खुले हैं। प्रगति के मार्ग पर बहुत तेजी से मेरठ आगे बढ़ रहा है, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए, खासतौर से नौजवानों के लिए, नए नए अवसरों का निर्माण हो रहा है। तो वंदे भारत के लिए भी आपने काफ़ी प्रयास किए, क्या क्या प्रॉब्लम सामने आई, क्योंकि वंदे भारत आसानी से मेरठ को मिलने वाली नहीं थी? नहीं, वो तो मैंने जिक्र किया कि किस प्रकार से ये तीसरे नंबर पर प्रोजेक्ट माना जाता था। वो मैंने बताया कि मैं स्टैंडिंग कमेटी में गया, मैंने चर्चा की, मंत्री जी से मिला, अधिकारियों से मिला, और उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ है। बीच बीच में मैंने निरीक्षण भी किया, और अब बड़ा समाधान है कि अब वो ट्रायल रन हो चुके हैं। अब तो केवल प्रधानमंत्री जी समय किसी दिन वो दे दें अपनी व्यस्तता में से, तो इसका लोकार्पण हो जाए। और मैं समझता हूँ कि मैं बहुत बहुत अपनी ओर से, अपने मेरठ के सब जनता की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे माननीय अर्बन डेवलपमेंट मंत्री महोदय को, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को। सर
सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले मेरठ से लखनऊ की कनेक्टिविटी के लिए बड़ी दिक्कत थी, ट्रेनें नहीं थी, लेकिन अब ट्रेनें मिल गई, अब बल्कि लखनऊ नहीं, अब बनारस तक जाना बहुत आसान हो गया। इसको लेके किस तरह की आपने प्लानिंग की थी, आपने क्या क्या बातें आगे करी जो बड़ी मतलब इतनी जल्दी मेरठ को ट्रेन मिल गई? देखिए, जब पहले आपको ध्यान होगा कि अमृत योजना के अंतर्गत 75 ट्रेन घोषित की गई थी, तो मैंने तभी, अश्विनी वैष्णव जी हमारे मंत्री थे, मैंने उनसे कहा कि 75 में हमको भी जोड़ लीजिए आप। तो वो मुस्कुराए, बोले नहीं 75 में तो नहीं जोड़ पाएगी, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन उसके बाद के चरण के अंदर मैं आपको ये नमो भारत लखनऊ तक की मैं दे दूंगा मैं ये। तो उन्होंने किया। जब वो यहाँ आए थे, देहरादून से दिल्ली वाली वो ट्रेन चली थी, तब मैं उनके साथ भी था और वैसे भी संसद के अंदर भी मिलते रहते थे। तो उन्होंने एक वायदा किया और उन्होंने उस वायदे को पूर्ण किया। और अब जैसा ध्यान में भी आ रहा था, सब लोग अनुभव भी कर रहे थे कि इस ट्रेन के सबसे अच्छे और पूरा उपयोग करने के लिए इसको यदि अयोध्या और वाराणसी तक बढ़ाई दिया जाए तो अभी जो इसके अंदर यात्रियों की संख्या कम है वो संख्या भी बढ़ जाएगी और एक सभी नागरिकों को, खासतौर से मेरठ के नागरिकों को, आसपास के नागरिकों को एक सुविधा हो जाएगी, वहाँ से सीधे अयोध्या जा सकते हैं, सीधे वाराणसी जा सकते हैं। वो हुआ है, अनुभव भी अच्छा रहा है। एक छोटा सा विषय हापुड़ की स्टॉपेज का भी था, उन्होंने उसको भी स्वीकार किया। सभी ने उसके बारे में कहा, मैंने भी कहा, हमारे सांसद जी ने भी कहा और भी सब लोगों ने कहा। तो मैं समझता हूँ कि नमो भारत जो ट्रेन है वो बहुत ही उपयोगी ट्रेन हमको मिली है और रेल मंत्री जी का आभार है कि उन्होंने हमको बहुत इंतज़ार नहीं कराया। 75 में नहीं हो सकता था, नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद के चरण में उन्होंने तुरंत ही हमको ये ट्रेन प्रदान की। जो मेरठ की अंदरूनी स्थिति है, इसको लेकर क्या माननीय मुख्यमंत्री जी से आप मिलेंगे? क्योंकि इसका अंदर से जो मेरठ का डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रुका पड़ा है, विकास बिल्कुल एक तरीके से रुका पड़ा है। कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो गई है, ये बात, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, मिले भी हैं, पहले भी मिले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आते हैं तब भी उनसे इन विषयों पर बातचीत होती है। और उन्होंने कहा भी है कि मैं पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। और आप देखिएगा कि जो मुख्यमंत्री ग्रिड योजना आई है, कितनी सारी सड़कें मेरठ के अंदर की बन रही हैं। पहले इतना पैसा कभी शहर के अंदर की सड़कों के लिए आता ही नहीं था लखनऊ से, अब आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उनके ध्यान में है। और जो आप बीच बीच में सुनते होंगे कि हवाई अड्डे, वो बस के अड्डे बाहर जा रहे हैं, उनकी ज़मीन ली जा रही है, आप देख रहे हैं कि ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है बाईपास को चौड़ा करने के लिए, या जो पुल बना हुआ रेलवे का उसको जोड़ करके रिंग रोड पूरा करने के लिए। ये सारे के सारे विषय, पहले तो एमडी हाथ उठा देता था, अब एमडी पैसा दे रहा है। तो ये इसलिए दे रहा है कि मुख्यमंत्री जी का भी इस ओर आग्रह है, उनके निर्देश हैं। और मैं समझता हूँ, जैसा मैंने कहा, मैं उस बात को फिर दोहराना चाहूँगा, अगले 1.5-2 साल के अंदर ही मेरठ की कनेक्टिविटी, मेरठ के अंदर जो कूड़े का निस्तारण, मेरठ के अंदर ड्रेनेज, इन सब चीज़ों का अच्छा समाधान होगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जिन्होंने कहा कि मेरठ की बाहर की सूरत तो बदल गई है, जो भीतर की सूरत है वो भी जल्द ही बदली हुई नजर आएगी, जिसके लिए वो लगातार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से बात भी कर रहे हैं। और देखना होगा कितनी जल्दी उनका ये प्रयास सार्थक होता है, क्योंकि कनेक्टिविटी को लेकर के जो इन्होंने अपने कार्यकाल में काम करे हैं वो तो जनता ने देखे ही हैं। अब जो भीतरी विकास होना है उसको लेकर के इनके प्रयास कितने सार्थक होंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ सिद्धार्थ गुप्ता, सिटी हेल्थ।